हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का पिछली कक्षाओं में अच्छा योगदान रहा और लगातार आप जनरल नॉलेज की क्लास है, बात करें रीजनिंग की क्लास की या फिर बात करें मैथ की क्लास की, डीओपी की क्लास की, तो लगातार अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब आप भली भांति अपनी परीक्षा शेड्यूल को लेकर परिचित हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं। अब बात करें आज की क्लास की, तो जीके के क्वेश्चन करेंगे। मैं लगातार कोशिश ये करता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा मैटर दे दिया जाए। लगभग आपको कभी 20 मिनट की, कभी 15 की, कभी 25 मिनट की क्लास जीके की मिलती है। कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं लगभग 10 या 15 मिनट के अंदर है वो आपकी क्लास को कंप्लीट करूँ, क्योंकि उससे 10 क्वेश्चन कवर होंगे, उसके साथ व्याख्या भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लें आपका, इसलिए आपको भी कोशिश ये करनी है कि लगातार क्लासों को अटेंड करें। और बहुत जल्द आपके लिए जो मैराथन क्लासें हैं वो भी शेड्यूल के हिसाब से सेट कर दी जाएगी। तो बिना किसी देरी की आज के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। क्या कहा गया कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, इनका उल्लेख पूछा गया। तो इनका उल्लेख है 51A में। किसमें है? 51A या फिर 51 क आ जाए, दोनों ही क्या होंगे? सही होंगे। पूछ ले किस भाग में है, तो भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 4 क में। भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में क्या थे? मूल संविधान में नहीं। अब ये मूल संविधान में नहीं थे तो बात इस प्रकार से भी करेंगे, कब जोड़ेंगे। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी एक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। समिति की सिफारिश पर क्या है? जोड़े गए। कब जोड़े गए? ये 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन था, उसके तहत ये जोड़े गए। किसके तहत जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा जोड़े गए? 10 जोड़े गए 42वें द्वारा। 10 कब जोड़े गए? 10 जोड़े गए 42वां संशोधन। कब हुआ? 1976। फिर 11वां जोड़ा गया। अब वर्तमान में 11, तो 11वां कब जोड़ा गया? 10+1, ये जोड़ा गया 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। अब यही इंपॉर्टेंट है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? 11वां कहता है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। क्या शिक्षा? अनिवार्य, कि उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्या है? शिक्षा अनिवार्य कौन करता है? मौलिक कर्तव्य 11 ये कहता है। तो चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम का पूछा कि भरतनाट्यम का संबंध है वो किस राज्य से है। तो कई बार मैंने करा दिया, आप ही कमेंट करके बता दीजिए कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। एक मिनट रुकिए आप। भरतनाट्यम का संबंध है वो किस राज्य से है? हाँ सही, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का किसका? भरत में तय आता है, तमिलनाडु में तय आता है। तो भरतनाट्यम का संबंध है वो तमिलनाडु से। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आप कुचिपुड़ी बताइए कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम। उसके बाद में कथकली कहाँ का है और कथक कहाँ का है? बाकी आप कई बार मैंने करा दिए हैं, ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत है नहीं। कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरल का है और कथकली भी केरल का है। कथक है वो उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तरी भारत का। ओडिसी है एक, ओडिशा का। एक मणिपुरी है वो मणिपुर का है। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बिहू कहाँ का है? बिहू है वो नृत्य वो असम का है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। बात करें तीसरे प्रश्न की, आरबीआई की स्थापना पूछी है। क्या पूछी? आरबीआई की स्थापना। अब आरबीआई की पूछी तो हमसे इसने क्या पूछी है? स्थापना ही पूछी है। फिर हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आरबीआई का। आरबीआई
इसकी स्थापना पूछी थी 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी जो फुल फॉर्म क्या है आरबीआई की? इसकी है फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर, तो वर्तमान जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास है। ठीक है। इनके प्रथम जो गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ है वो पहले गवर्नर थे इसके आरबीआई के बारे में इतनी बातें हैं। हाँ, एक पूछ गया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सरकारी क्षेत्र में कब शामिल किया गया? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। किस नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते? तो 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी पर क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त मंत्रालय के। ठीक है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर है वो होते हैं दोस्तों। ठीक है। चलो चौथे प्रश्न की बात करें। मौलिक अधिकार की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार की अवधारणा का मतलब है कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है। कि मौलिक अधिकार है ना, उनको किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा। मौलिक अधिकार का मतलब है फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? हमने मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिए हैं। यूएसए का मतलब है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 अनुच्छेद में है, 12 से 35 अनुच्छेद में और भाग 3 में है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों की बात करिए। एक आता है अनुच्छेद 17, एक आता है अनुच्छेद 18, एक आता है अनुच्छेद 21, एक आता है अनुच्छेद 21A। अब आप बताइए कि 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 का संबंध आप बताएंगे। उसके अलावा आपके ऑप्शन के आधार पर है ना। देखिए मैं आपको बताऊँ ऑप्शन किस प्रकार से। इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए अमेरिका की से अवधारणा दी गई है फंडामेंटल राइट की। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत। किसका अंत? छुआछूत का। 18 में है उपाधियों का अंत। किसका? कि भारत में उपाधियां नहीं दी जाएगी। उपाधियों का अंत की बात किसमें की गई है? आपके 18 में। 21 में है जीवन जीने का अधिकार, जीवन के अधिकार की स्वतंत्रता। आप बताइए 21A में क्या है? ठीक है। 21A में क्या है? देखिए एक पीछे बात की फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल ड्यूटी की 11वें की, उसमें शिक्षा की बात की गई थी। तो इसी प्रकार से इसमें भी 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा, पोस्ट एग्जाम्स में जरूर पूछेगा क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। शिक्षा का अधिकार। चलो बात करते हैं आगे 5वां प्रश्न। ये क्वेश्चन ज़्यादा व्याख्या का है नहीं, और यदि प्रश्न आएगा तो सेम का सेम क्वेश्चन आपके दोबारा रिपीट होगा। जहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा मानचित्र से, तो ये क्वेश्चन पक्का सेम का सेम रिपीट होगा। क्या होगा? ये रिपीट होगा। पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या होगा। ये पक्का क्वेश्चन अब की बार रिपीट होगा। कार्टोग्राफी क्या है? कार्टोग्राफी क्या है? कार्टोग्राफी क्या है? क्या है? मानचित्र बनाने की जो विज्ञान है, मानचित्र बनाने का विज्ञान क्या है? कार्टोग्राफी है। मानचित्र बनाने का विज्ञान, मानचित्र। अब देखो जीके का कोई अंत नहीं है, कहीं से कोई क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। मानचित्र बनाने का विज्ञान क्या है? कार्टोग्राफी। देखिए मानचित्र में भारत को पूछ रहे, ग्लोब में भारत का स्थिति क्या है? तो ग्लोब में है वो भारत है वो 23.5 डिग्री यहाँ पर है। इसका मतलब भारत क्या है? ग्लोब में भारत की स्थिति वो क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। वैसे उत्तरी गोलार्ध में है भारत, उत्तरी गोलार्ध में भी है और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भी भारत है। अक्षांश रेखा के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखा के हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में, और वैसे पूछिए तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है।
देशांतर रेखा के हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में, और वैसे कुछ तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, चलो छठे प्रश्न की बात करते हैं। आपका छठा प्रश्न है, संविधान ने राष्ट्रगान को कब अंगीकार किया? अंगीकार का मतलब होता है दोस्तों कब स्वीकार किया। संविधान ने किसको पूछा है? राष्ट्रगान को कब अंगीकार किया? राष्ट्रगान को कब अंगीकार किया? तो ये किया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। अब इसमें कितना समय लगता है ये आप बताएंगे। ये क्या बताएंगे? आप बताएंगे। उसके बाद में देखो पूछ सकता है कि राष्ट्रीय, ये तो हो गया, राष्ट्रगान हो गया, चलो कोई बात नहीं। ध्वज पूछ सकता है कि ध्वज को कब अंगीकार, इसको लगता है 52 सेकंड। राष्ट्रध्वज को कब अंगीकार किया गया? राष्ट्रध्वज को अंगीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब एक पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह भारत का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भारत का? जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक स्तंभ है। अब इसमें से और क्वेश्चन क्या बनेंगे इस प्रकार से, जो आपके ऑप्शन के हिसाब से, इसको अपनाया कब गया? राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया इसको? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन करा दिया गया है। और जो 7वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, और अब की बार भी क्वेश्चन रिपीट होगा। वापस लिखता हूँ कि क्वेश्चन वापस रिपीट होगा। मधुबनी चित्रशैली का संबंध किससे है? मधुबनी है वो कहाँ की है? मधुबनी का संबंध है वो बिहार से है मेरे दोस्तों। ठीक है, मधुबनी। अब भारत में चित्रशैली का जो जनक है वो पूछ ले कि पितामह कौन है? चित्रकला का पितामह तो राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। चित्रकला के, पेंटिंग के जो पितामह है कौन है? रवि वर्मा। उसके बाद में क्या पूछेगा? उसके बाद में चित्रकला का स्वर्णकाल, मध्यकाल में चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल रहा। किसका काल रहा? जहांगीर का काल रहा। अब देखो मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां हैं। कौन कौन सी? एक तो नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। किसकी है ये है मंदिर स्थापत्य की है। मंदिर स्थापत्य की शैलियां हैं। मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां हैं, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की बात करें, सूर्य किरणें सीधी नहीं पड़ेगी। अब जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पूछा है किसमें सीधी नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है और इसमें वापस रिपीट हुआ है। सीधी नहीं पड़ेगी, सीधी नहीं पड़ेगी। सूर्य की किरणें आपके ऑप्शन के आधार पर कहाँ पर सीधी नहीं पड़ेंगी? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली है वो तीनों ही रेखाओं से ऊपर स्थित है। देखिए 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिल्ली यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर सीधी थोड़ी ना पड़ेगी। इन तीनों के बीच में जो जितने भी क्षेत्र होंगे वहाँ पर तो सीधी पड़ेंगी, और ऊपर होगा वहाँ पर सीधी नहीं पड़ेगी। भारत में जैसे मुंबई पर है वो सीधी पड़ेगी, बेंगलोर पर भी सीधी पड़ेगी। मुख्य शहरों की बात करें बेंगलोर पर सीधी पड़ेगी। उसके बाद में कोलकाता पर भी ठीक ठाक स्थिति रहेगी इसकी। कोलकाता, चेन्नई पर भी सीधी पड़ेगी, अहमदाबाद पर भी सीधी पड़ेगी। जो मुख्य शहरों की बात है लगभग पर क्या होंगी? सीधी पड़ेगी। अमरावती पर भी सीधी पड़ेगी। तो ये रहेगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा? ठीक है, वित्तीय आपातकाल पूछा है तो वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? 9वां क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल किसके तहत लगता है? अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत कितनी बार लगाया? कभी नहीं लगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कभी नहीं लगा। ठीक है, अब एक आता है 352, एक आता है 356, एक आता है 360। ठीक है, 360 में तो आ जाएगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आप बताइए 352 में क्या है? अब एक तो आता है राष्ट्रीय आपातकाल आता है, एक राष्ट्रपति शासन आता है। 352 के तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल
और 360 के तहत लगता है, 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक तीन बार लगा है और वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा। राष्ट्रीय शासन बहुत बार लग चुका है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं, बहुत बार लगा है, इसको ज़्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ये 3 बार कब लगा? 62, 71, 75 में, 1962 में, 1971 में, 1975 में क्या लगा? ये अपना वित्तीय आपातकाल है वो लगा। एक मिनट रुकिए दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गई इसकी 9वें क्वेश्चन की बात। अब जल्दी से 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, बहुत कम तापमान पर घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? कि बहुत कम कोई तापमान हो, उस पर कोई घटना घट जाए, उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? बहुत कम तापमान पर घटना का अध्ययन, बहुत कम तापमान पर घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? घटना का अध्ययन कार्योजेनिक्स कहते हैं। किसी क्या कहते हैं? कार्योजेनिक। जो आपके ऑप्शन के हिसाब से है ना, उसमें है कार्योजेनिक ऑप्शन है एक, जेनिक्स। कार्योजेनिक जो ऑप्शन है वो उसका सही हो जाएगा, कार्योजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसों की बात कर लेते हैं। तापमान की बात हो गई, तो इनमें CO2 है, मीथेन है, CFC है। CO2, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसकी बात करें? ये हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसों की बात हो रही है। ठीक है, CO2, मीथेन, CFC है। उसके बाद में ओजोन है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद में वाष्प भी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर। थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी।